हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का कॉन्जुगेसी रिलेशन एंड नॉर्मलाइजर, संयुग्मी संबंध एवं प्रसामान्यक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले संयुग्मिता संबंध देख लेते हैं। कॉन्जुगेसी रिलेशन क्या होता है? तो इसकी परिभाषा है, मान लो जी एक समूह है, जी एक समूह है जो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ए बी बिलोंग करता है जी में। जी पर एक संबंध कॉन्जुगेसी निम्नांकित रूप से परिभाषित करते हैं कि ए बी से संयुग्मी है। कब होगा? जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि कोई ऐसा एक एलिमेंट जो बिलोंग करेगा जी में, जो इस प्रकार होगा कि A इज इक्वल टू सी इनवर्स बी सी हो जाए। ठीक है, ए बी किसका एलिमेंट है? जी का एलिमेंट है। सी किसका एलिमेंट है? जे का एलिमेंट है। तो यहाँ पे ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा कि ए और बी को हमें संयुग्मी बताना है, ए बी से संयुग्मी है ये हमें बताना है, तो उसके लिए कोई ऐसा एक सी एग्जिस्ट करेगा जो इस प्रकार होगा कि ए इज इक्वल टू सी इनवर्स बी सी हमें मिल जाए। तब हम कहेंगे कि ए बी से संयुग्मी है। इसको हम कहते हैं ए बी से संयुग्मी है, कॉन्जुगेट है, ए इज कॉन्जुगेट टू बी। संबंध कॉन्जुगेसी जी पर संयुग्मी संबंध या कॉन्जुगेट रिलेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है S3। ये अगर आपको ये पता होगा तो आप इससे प्रूफ कर सकते हो। जैसे कि 1 3 लिखा हुआ है, S3 लिखा है, मतलब इसमें 3 एलिमेंट होंगे। ये कुछ इस प्रकार से बनते हैं। यहाँ पे 1 2 3 लेते हैं, तो 1 3 लिखा है मतलब 1 3 से मैपिंग करता है, 3 1 से मैपिंग करता है, और 2 नहीं लिखा है मतलब कि 2 2 से मैपिंग करता है। वो किसके इक्वल होगा? 1 2 3 इनवर्स 2 3 और 1 2 3 इसके इक्वल होगा। तो हमें क्या लाना है? इसके इक्वल हमें लाना है। ठीक है, तो कैसे आएगा? इसको प्रूफ किया गया है। 1 2 3 का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा? देखिए, 1 2 3 का जो इनवर्स होता है वो होता है 1 3 2। ठीक है, ये एक प्रकार का सिमेट्रिक रिलेशन होता है। अब यहाँ पे 1 3 2 हो गया, और 1 3 2 को कुछ हम इस प्रकार लिख सकते हैं। 3 से मैपिंग करेगा, यहाँ पे 1 के बाद 3 लिखा है, तो 1 3 से मैपिंग करेगा, 3 2 से मैपिंग करेगा, और 2 1 से मैपिंग करेगा। ठीक है, तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक एक करके लेते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके साथ में इसको सॉल्व करेंगे। तो किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल आ जाएगा। तो देखिए, 1 2 3 का इनवर्स को 1 3 2 लिख सकते हैं। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं 2 3 को। 2 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 1 1 से मैपिंग कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे 2 2 से मैपिंग कर रहा था। ठीक है, तो 1 1 से मैपिंग कर रहा होगा, 2 3 से, 3 2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ पे, तो 1 3 से मैपिंग कर रहा है, और 3 2 से मैपिंग कर रहा है, तो 1 इसमें 3 से, तो 3 2 से हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ रहा है लास्ट में, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही आगे बढ़ते हैं इससे। 3 और 2 है, तो 3 2 से मैपिंग कर रहा है, और 2 किससे मैपिंग कर रहा है? 3 से। तो यहाँ पे 3 को नहीं लेंगे, हम यहाँ पे 2 को देखते हैं। 2 के लिए 2 से आगे बढ़ते हैं, तो 2 1 से मैपिंग कर रहा है, 1 1 से मैपिंग कर रहा है, तो वापस से 1 आ गया। तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको 1 2 में ब्लॉक कर दो। अब देखो, 3 जो है 3 से ही मैपिंग कर रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं इससे, जैसे कि 3 2 से मैपिंग कर रहा है, और 2 3 से मैपिंग कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 3 से मैपिंग कर रहा होगा, जिसको हम कुछ इस प्रकार से 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और 3 को नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। अब लास्ट में क्या बच गया हमारे पास में? 1 2 3 को नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। ये रीजन इसलिए है क्योंकि वो 3 से मैपिंग कर रहा है, वो पता चल जाता है। अब यहाँ पे 1 2 3 अगर इस प्रकार लिखा है, मतलब कि 1, इसको पहले लिख लेते हैं अच्छे से। तो 1 2 से मैपिंग कर रहा है, 2 1 से मैपिंग कर रहा है। ठीक है, और इसमें 3 बच गया है, तो 3 3 से मैपिंग कर रहा है। ठीक है, इसमें 1 2 3 लिखा है, इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिखा है उसको ले रहे हैं, तो 1 2 से मैपिंग कर रहा है, 2 3 से मैपिंग कर रहा है, और 3 1 से मैपिंग कर रहा है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको अलग से बोर्ड में बता दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये क्या है करके, मैं आपको कमेंट अलग से बोर्ड में आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी इसको अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। तो देखिए आगे इसके, तो यहाँ पे देखो 1 2 से मैपिंग कर रहा है, और 2 जो है 3 से मैपिंग कर रहा है, तो 1 3 से डिलीट हो रहा है। अब देखो 3 को देखते हैं, 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, तो 3 3 से मैपिंग कर रहा है, 3 जो है 1 से मैपिंग कर रहा है, तो 1 जो है 3 से, और 3 1 से मैपिंग कर रहा है, तो यहाँ पे ब्लॉक कर दिए। अब देखें 2 जो है 2 से ही मैपिंग कर रहा होगा क्योंकि वही बच गया है, तो 2 1 से मैपिंग कर रहा है,
और 1 2 से मैपिंग कर रहा है, मतलब 2 जो है 2 से मैपिंग कर रहा है, मतलब यहाँ पे बस 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि जैसे इसमें 1 3 से मैपिंग कर रहा है, 3 1 से मैपिंग कर रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा था, 1 3 इसमें भी आया था, अगर 2 को नहीं लिखेंगे तभी चलेगा क्योंकि वो सेल्फ कॉन्जुगेट है। तो यहाँ पे 1 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 1 और 2 इज रिलेटेड टू 2। तो देखो यहाँ पे 1 3 आ गया, मतलब कि यहाँ पे क्या मिल गया, एक एक प्रकार सी है और ये भी सी है, तो सी और बी सी का इनवर्स इसके इक्वल है, तो 1 और 3 कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे 1 3 2 3 का संयुग्मी है, आप ये बता सकते हैं। एक प्रमेयिका दी गई है, समूह जी पर संयुग्मिता संबंध एक तुल्यता संबंध होता है। तुल्यता संबंध आपको पता होगा, इक्विवेलेंट रिलेशन। इसमें क्या होता है कि तीन अगर कंडीशन फॉलो करते हैं, तीन रिलेशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं, तो वो एक प्रकार का तुल्यता संबंध होता है। जैसे कि पहला है स्वतुल्यता, स्वतुल्यता, दूसरा रिफ्लेक्सिविटी, दूसरा है हमारे पास में सममितता, सममितता, सिमेट्रिसिटी, और थर्ड है ट्रांजिविटी, संक्रमकता। तो आपको ये तीनों चीज प्रूफ करना है, अगर तीनों प्रूफ हो गया तो वो एक तुल्यता संबंध होता है। तो संयुग्मिता के लिए क्या बोला गया है, A इज इक्वल टू सी इनवर्स बी सी, अगर दोनों इक्वल हैं तो A और B संयुग्मी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्वतुल्यता प्रूफ करने के लिए, क्योंकि A जो है E इनवर्स ए ई के इक्वल हो जाएगा, A जो है A के इक्वल होता है, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को उसमें मल्टीप्लाई करें कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट के इनवर्स को मल्टीप्लाई करें तब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए यहाँ पे एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो ई इनवर्स ए ई बनाता है, मतलब ए जो है ए से संयुग्मी है। ठीक है, ए से संयुग्मी है, संयुग्मी है। ठीक है, हाँ इसमें तीन कंडीशन जो होते हैं उसको बताया था मैं आप लोग को। जैसे स्वतुल्यता के लिए A इज रिलेटेड टू A है, तो इसको स्वतुल्यता कहते हैं। A इज रिलेटेड टू B है, और ये दिया हुआ है, मतलब इसको आपको लेकर के चलना है और आपको प्रूफ करना है B इज रिलेटेड टू A, ये होता है सिमेट्रिसिटी। और थर्ड प्रॉपर्टी है संक्रमकता। ठीक है, ट्रांजिविटी, उसमें क्या था, A इज रिलेटेड टू B, B small b is related to c implies that a is related to c। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, इन दोनों को लेकर के ये प्रूफ करना है। इसमें a is related to b, तो b is related to a प्रूफ करना है, और इसमें a is related to a प्रूफ करना है, जो कि यहाँ पे आ चुका है। a जो है a से संयुग्मी है। ठीक है, अतः स्वतुल्यता वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, सममितता, सिमेट्री। तो इसके लिए आपको दो एलिमेंट लेने हैं, मैंने बताया यहाँ पे दो एलिमेंट लेंगे, a इज रिलेटेड टू b, तो आपको b इज रिलेटेड टू a लेना है। तो a b से संयुग्मी है, तो b a से संयुग्मी होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे a जो है b से संयुग्मी है, तो इसका जो डेफिनेशन है उसको लेकर के चलेंगे। तो एक ऐसा x बिलोंग करता है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन इसका, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट c विच इज बिलोंग्स टू g सच दैट a इज इक्वल टू सी इनवर्स bc होता है। तो आपको वही चीज लेकर के चलना है। तो अगर a और b को कॉन्जुगेट बताना है, तो कोई एक ऐसा एलिमेंट जी में बिलोंग करेगा जो a इज इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स हो जाए। ठीक है, इसको लेकर के चलेंगे। अब अगर x बिलोंग करता है जी में, जी एक ग्रुप है, तो उसमें इनवर्स एलिमेंट भी होते हैं, प्रतिलोम अवयव होते हैं, तो उसका इनवर्स बिलोंग कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x इनवर्स बिलोंग करता है जी में, हम दोनों साइड में x और x इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर देंगे a, और यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में x का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इनवर्स bx तो है ही, और राइट साइड में x इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे भी x का इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इनवर्स इक्वल टू x इनवर्स b x इनवर्स आ जाएगी, जैसे यहाँ पे आया है। ठीक है, x इंटू एक्स का इनवर्स, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे x इनवर्स इज इक्वल टू ई हो जाएगा, और यहाँ पे भी x इनवर्स इक्वल टू ई हो जाएगा। ठीक है, तो ई बी ई इक्वल टू बी हो जाएगा, क्योंकि किसी भी दूसरे एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर वापस से वही एलिमेंट फिर से मिल जाता है। ठीक है, तो ई बी ई इज इक्वल टू बी हो गया। बी किसके इक्वल है, एक्स ए एक्स के इनवर्स के इक्वल है। अब b को ना लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, तो b इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स हो जाएगा। अब हम x को x इनवर्स का होल इनवर्स के इक्वल लिख सकते हैं,
क्योंकि किसी भी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स उसी एलिमेंट के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे x को हम लोग लिख सकते हैं x इनवर्स का होल इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा a, और यहाँ पे x का इनवर्स जो दिया हुआ है, जो पहले स्टेप में आया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या बन गया हमारे पास में, सी इनवर्स टी भी बनता है। यहाँ पे b जो है a से संयुग्मी होने के लिए हम लोग एक मानना पड़ेगा हम लोग को कि x इनवर्स किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल हमने मान लिया। जब y के इक्वल हो जाएगा तो x इनवर्स की जगह पे क्या आ गया, y आ गया, और उसका इनवर्स, तो y इनवर्स हो गया, और x इनवर्स की जगह पे y आ गया, तो b इज इक्वल टू y इनवर्स ए वाई हो गया। ठीक है, तो b जो है a से संयुग्मी है, कॉन्जुगेट है, b इज कॉन्जुगेट टू a। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, a इज कॉन्जुगेट टू b, अब यहाँ से b इज कॉन्जुगेट टू a हो गया। तो हम यहाँ पे प्रूफ कर लिए कि ये सममित b है, a इज रिलेटेड टू b implies that b is related to a, अतः यह सममित है, सिमेट्रिक है। आगे देखते हैं ट्रांजिविटी। ट्रांजिविटी में क्या होता है, हम इसमें तीन एलिमेंट लेते हैं, जैसे इसमें आपको तीन एलिमेंट लेना पड़ेगा, a b और c। पहले क्या था, फर्स्ट वाले में एक एलिमेंट, सेकंड वाले दो एलिमेंट, थर्ड वाले में तीन एलिमेंट लेते हैं, इस प्रकार लेकर के चलते हैं। अब हमें क्या करना, प्रूफ करना है a is related to b, b is related to c, तो a is related to c हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ए बी सी बिलोंग करता है जी में, जो इस प्रकार है कि ए इज कॉन्जुगेट टू बी, बी इज कॉन्जुगेट टू सी। ठीक है, तब ए इज कॉन्जुगेट टू बी, बी इज कॉन्जुगेट टू सी हमें प्रूफ क्या करना है, ए इज कॉन्जुगेट टू सी। तो दो एलिमेंट जी में इस प्रकार होगा कि ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स हो जाएगा, और वाई बी इज इक्वल टू वाई इनवर्स सी वाई हो जाएगा, क्योंकि ए बी से कॉन्जुगेट है, बी सी से कॉन्जुगेट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर एक्स वाई बिलोंग करते हैं जी में, ठीक है, अगर एक्स वाई बिलोंग करते हैं अगर जी में, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि वो ग्रुप है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कि फर्स्ट समरक नियम। तो अगर किसी कोई दो एलिमेंट अगर जी में बिलोंग करता है, तो वो उनका मल्टीप्लीकेशन वाला एलिमेंट भी उसमें जी में बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, तो वाई एक्स बिलोंग कर रहा होगा जी में, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या किया गया है देख सकते हैं, b इज इक्वल टू क्या है, y इनवर्स सी वाई है। तो डायरेक्टली इस जगह पे तो a इज इक्वल टू एक्स इनवर्स यहाँ का आ गया, b इज इक्वल टू वाई इनवर्स सी वाई आ गया, और x का x आ गया यहाँ पे, तो इसको डायरेक्टली पुट कर लिए। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है देख सकते हैं आप कि इसको वाई एक्स को अलग कर लिए, और यहाँ पे एक्स इनवर्स वाई इनवर्स को अलग कर लिए। अब इसके बाद में एक्स इनवर्स वाई एक्स का इनवर्स किसके इक्वल होता है, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स की इक्वल होता है, इसलिए इसकी जगह पे वाई इनवर्स एक्स इनवर्स रख दिए, और यहाँ पे वाई एक्स को अलग कर दिए। अब देखो वाई एक्स को सपोज कर लेते हैं कि वो जेड है, कोई दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, कोई दूसरा एलिमेंट सपोज कर लिए, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू जेड इनवर्स सी जेड हो जाएगा। ए इज इक्वल टू ये जेड इनवर्स ये जेड हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, जेड इनवर्स सी जेड हो गया। तो ए इज कॉन्जुगेट टू सी हो गया, अतएव जो कॉन्जुगेट रिलेशन है वो क्या होगा, संबंध कॉन्जुगेट इज संक्रमक। ठीक है, संक्रमक है, अतः वह तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मतलब यह एक तुल्यता संबंध है, जी पर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको तीन प्रॉपर्टी प्रूव करना था जो कि हो चुका है। समूह का केंद्र, सेंटर ऑफ अ ग्रुप, तो किसी भी ग्रुप का जो सेंटर होगा, समूह का जो केंद्र होगा वो क्या होगा, उसको इससे देख लेते हैं, ध्यान समझिएगा। इसका डेफिनेशन है, मान लेते हैं जी एक समूह है, समूह जी के सभी स्वसंयुग्मी अवयवों का समुच्चय जी का केंद्र कहलाता है, तथा इसे जेड जी जेड इक्वल टू सेंटर ऑफ जी से प्रदर्शित करते हैं। प्रतीकात्मक रूप में हम लिख सकते हैं कि देखो जेड ऑफ जी क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होगा, वो सभी एलिमेंट जो x से कम्यूट करेंगे, और x कौन से एलिमेंट है, g के एलिमेंट है। यहाँ पे जो z आ रहा है वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। वो एलिमेंट कहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे g से ले सकते हैं, ग्रुप g से ले सकते हैं। ठीक है, वो सभी एलिमेंट जो ग्रुप जी में बिलोंग कर रहा होगा, और वो x से कम्यूट कर रहा होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी। अब यहाँ पे फॉर ऑल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि x जो बिलोंग करता है जी में, मतलब हर एक एलिमेंट से कम्यूट कर रहा होगा, जी के हर एक एलिमेंट से अगर कोई एक एलिमेंट कम्यूट करता है तो वही एलिमेंट सेंटर ऑफ अ ग्रुप में आता है। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट पूरे ग्रुप के हर एक एलिमेंट से कम्यूट करता है तो वो एलिमेंट सेंटर ऑफ अ ग्रुप में आता है। ठीक है, जेड जी, तो इसको जेड जी से प्रदर्शित कहते हैं। अब देखिए इसमें नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ पे क्या बोला, प्रतीकात्मक रूप देख सकते हैं यहाँ पे कि
नॉर्मलाइजर ऑफ ए का प्रसामान्यक, ए का प्रसामान्यक एन ऑफ ए क्या होता है, वो सभी एक्स जो बिलोंग करता है जी में, वो सभी एक्स आते हैं जो ए से कम्यूट कर रहे होंगे और ए बिलोंग करता है जी में। ठीक है, यहाँ पे फॉर ऑल हर एक एलिमेंट से बोला गया है और यहाँ पे वैसा कोई कंडीशन फॉलो नहीं हुआ है। यहाँ पे वो सभी एक्स आ जाएंगे, यहाँ पे वो सभी एक्स आ जाएंगे जिस ए के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, जिस ए के लिए ये एक्स से कम्यूट कर रहा होगा वो सभी एक्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर एक एलिमेंट से कम्यूट करे, वो कुछ एलिमेंट से भी कम्यूट करेगा, वो जो जिस एलिमेंट से कम्यूट करेगा वो नॉर्मलाइजर ऑफ ए में आ जाएगा। तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर एक्स ए इक्वल टू एक्स ए एक्स लिखा हुआ है तो इसमें आप एक्स इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स यहाँ पे आ गया, एक्स इनवर्स यहाँ पे आ गया तो ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या होता है, एक प्रकार का नॉर्मलाइजर होता है, तो आप इसको भी बता सकते हैं। देखो यहाँ पे ये चीज बोला गया है कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए जी के उन अवयवों के से निर्मित होता है जो ए से क्रम विनिमयी है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। एन ऑफ ए को ए का केंद्रीय कारक सेंट्रलाइजर भी कहते हैं, नॉर्मलाइजर भी कहते हैं और सेंट्रलाइजर भी कहते हैं। अब देखिए थ्योरम नंबर 2 में क्या बोला गया कि समूह जी के केंद्र जेड जी सदैव जी का एक प्रसामान्य उपसमूह होता है। किसी समूह के केंद्र जी का केंद्र क्या होता है, सदैव जी का एक प्रसामान्य उपसमूह होता है। मान लेते हैं कि जी कोई, हमें प्रसामान्य उपसमूह प्रूव करना है, प्रसामान्य उपसमूह प्रूव करने के लिए क्या लाना पड़ेगा, देखो प्रसामान्य उपसमूह प्रूव करने के लिए आपको इसको केंद्र को आपको जी का प्रसामान्य उपसमूह प्रूव करना है। ठीक है, तो आप या तो इस प्रकार बिलोंग करा दो कि एक्स जेड एक्स इनवर्स बिलोंग करता है जेड में, और आपको उपसमूह प्रूव करने के लिए पहले आपको जेड इंटू जेड इनवर्स या फिर कोई दो एलिमेंट और उसके इनवर्स जो है अगर जेड में बिलोंग करते हैं मतलब वो एक उपसमूह होता है, ये हम प्रूव कहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या प्रूव करना पड़ेगा कि प्रसामान्य के लिए एक्स जेड एक्स इनवर्स बिलोंग करता है जेड में। तो शुरुआत करते हैं अभी फिर से। देखिए मान लो जी कोई समूह है, मान लो जेड जी उसका केंद्र है जिससे कि जेड जी इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू जी और जेड एक्स एक्स जेड से कम्यूट करेगा और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, हर एक एक्स से कम्यूट करता है कोई एलिमेंट तब वो आता है जेड जी में। लेकिन एन ऑफ ए में, नॉर्मलाइजर ऑफ ए में वो सभी एलिमेंट आते हैं एक्स, वो सभी एक्स आते हैं मतलब दूसरे वो सभी एलिमेंट आते हैं जो सच दैट ए से कम्यूट कर रहे होंगे। ठीक है, ए से क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे होंगे, ए के क्रम विनिमय होगा तो वो सभी एलिमेंट आ जाएंगे। देखिए जेड जी जी का एक उप समूह है, पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा फिर बाद में हम उसको प्रसामान्य उपसमूह प्रूफ करेंगे। उपसमूह प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं कि अगर मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में भी कि ए बिलोंग करता है एच में, बी बिलोंग करता है एच में, तो एच और एच सबसेट है जी का, तो एच को सब ग्रुप या उपसमूह प्रूफ करने के लिए आपको ये प्रूफ कराना होगा कि ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच में। अगर ये प्रूफ हो गया तो आप बता सकते हैं कि एच जो है जी का उपसमूह होगा। वैसे ही यहाँ पे पहले इसको उपसमूह प्रूफ करने के लिए जेड अगर ले रहे हैं यहाँ पे तो जेड इंटू जेड इनवर्स बिलोंग करना चाहिए, जेड इंटू जेड वन इंटू जेड टू का इनवर्स बिलोंग करना चाहिए जेड जी में, क्योंकि जेड जी को आपको पहले उपसमूह प्रूफ करना है फिर उसको प्रसामान्य प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए मान लो जेड वन जेड टू बिलोंग करता है जेड जी में, तब जेड वन एक्स और एक्स जेड वन तथा जेड टू एक्स एक्स जेड टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, यहां से डेफिनेशन से आ गया अगर जेड वन जेड टू बिलोंग करता है जी में, जेड जी में, ये जो है जेड वन जेड टू बिलोंग करता है जेड जी में, तो यही जेड से क्या होगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, मतलब जेड वन एक्स इक्वल टू जेड एक्स जेड वन, जेड टू एक्स इक्वल टू एक्स जेड टू, ये हमें ये हो जाएगा। तो सर्वप्रथम सिद्ध करेंगे कि जेड टू का इनवर्स बिलोंग करता है जेड जी में, तो जेड टू का इनवर्स बिलोंग करता है जेड जी में। तो अगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर एक्स जेड जेड एक्स इक्वल टू एक्स जेड है, इसका मतलब ये इंप्लाई करता है कि जेड बिलोंग करता है जेड जी में। तो वैसे ही अगर यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया कि जेड इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स जेड इनवर्स, मतलब कि जेड इनवर्स बिलोंग करेगा इसमें जेड जी में, तो हमें कुछ ऐसा ही प्रूफ करना है। देखिए सर्वप्रथम सिद्ध करेंगे कि जेड इनवर्स बिलोंग करता है जेड जी में, हम रखते हैं
जेड टू एक्स इक्वल टू एक्स जेड टू, डेफिनेशन से आ गया, हम यहाँ पे जब माने हैं जेड वन जेड टू तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए दोनों साइड में जेड टू इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिए, जेड टू इनवर्स मल्टीप्लाई किए, ये दोनों ब्रैकेट बन गया एक साथ में, तो ये आ जाएगा ई, यहाँ पे जेड टू इनवर्स ब्रैकेट में लगा दिए, यहाँ पे भी आ जाएगा ई आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। देखिए ये तो ई बन गया, ठीक है, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिए, तो Z2 और Z2 का इनवर्स मल्टीप्लाई करने पर ई आ गया, यहाँ भी Z2 इनवर्स मल्टीप्लाई करने पर ई आ गया, तो क्या बच गया हमारे पास में, और ई को किसी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर वही मिल जाता है, मतलब कि अगर x को इस मल्टीप्लाई करें तो ई एक्स मिल जाएगा, ठीक है, ये एलिमेंट हो जाता है। वैसे यहाँ पे ई जो है एलिमिनेट हो गया इनसे मल्टीप्लाई होने पर, तो x Z2 का इनवर्स इक्वल टू यहाँ पे भी Z2 इनवर्स x आ जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि Z2 इनवर्स बिलोंग करता है ZG में, ठीक है, सिंपल सा है, वो ZG के डेफिनेशन से आ गया। आगे देखते हैं, अब हम सिद्ध करेंगे कि Z2 का इनवर्स Z1 Z2 का इनवर्स बिलोंग करता है ZG में। तो इसके लिए हम रखते हैं कि Z1 Z2 का इनवर्स इंटू एक्स इक्वल टू Z1 Z2 इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पे कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकते हैं, किससे, अभी जैसे हमने यहाँ पे लाया उससे हम लोग देख सकते हैं कि x Z2 का इनवर्स इक्वल टू Z2 इनवर्स x होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि Z2 इनवर्स x है तो उसको x Z2 का इनवर्स लिख सकते हैं। अब इस x को, अब ये साहचर्य नियम का पालन करता है वो, क्योंकि ग्रुप है, ग्रुप के एलिमेंट है, साहचर्य नियम का पालन करेंगे ही, तो ब्रैकेट को इसमें लगा दिए, तो क्या हो जाएगा Z1 x हो गया और Z2 इनवर्स को अलग कर दिए। फिर उसके बाद में Z1 x किसके इक्वल है, x Z1 के इक्वल है, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा अभी Z1 x किसके इक्वल है, x Z1 के इक्वल है, तो x Z1 के इक्वल हो गया। फिर उसके बाद में फिर से साहचर्य नियम का पालन करता है ये, क्योंकि ग्रुप का एलिमेंट है, तो Z1 Z2 का इनवर्स हो गया, और Z, अब देखो कहाँ से स्टार्ट किए थे, Z1 Z2 का इनवर्स और x इक्वल टू x Z1 Z2 का इनवर्स। जब ऐसा होता है z x इक्वल टू एक्स जेड होता है, तो यहाँ बता सकते हैं कि, और x बिलोंग करता है g में, तो z बिलोंग करता है z g में, ठीक है। वैसे यहाँ पे Z1 Z2 का इनवर्स x इक्वल टू x Z1 Z2 का इनवर्स है, तो Z1 Z2 का इनवर्स बिलोंग करता है किसमें, ZG में, सेंटर ऑफ अ ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट किए थे, Z1 Z2 बिलोंग करता है ZG में, और इंप्लाई करेगा ये Z1 Z2 का इनवर्स बिलोंग करता है ZG में, सेंटर ऑफ अ ग्रुप में, तो सेंटर ऑफ अ ग्रुप मतलब कि ZG क्या होगा, G का एक उपसमूह होगा, हम ये प्रूफ कर लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते फिर, तो ZG जो है G का एक प्रसामान्य उपसमूह है, हमें अब ये प्रूफ करना है, ठीक है। प्रसामान्य उपसमूह प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि x बिलोंग करता है G में, Z बिलोंग करता है ZG में, तब हम रखते हैं कि x इनवर्स इक्वल टू XZ में ब्रैकेट लगा दिए, x का इनवर्स हो गया, ठीक है, XZ इक्वल टू ZX हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रुप की परिभाषा से। अब यहाँ पे x का इनवर्स को एक साथ ले लिए साहचर्य नियम की परिभाषा से, क्योंकि ये दोनों सभी के किसके एलिमेंट है, ग्रुप के एलिमेंट है। अब किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, वो मिल गया, तो z इक्वल टू जेड हो जाएगा, जो कि बिलोंग करता है z में। z किसके इक्वल है, XZ x इनवर्स के इक्वल है, ठीक है। तो अगर x बिलोंग करता है g में, z बिलोंग करता है g में, तो XZ x इनवर्स किसके में बिलोंग करेगा, z में बिलोंग करेगा, z ऑफ g में बिलोंग करेगा, ठीक है। आप ये बता सकते हैं, अगर ऐसा होता है देखिए, जैसे कि इसके इक्वल है, z के इक्वल है, ये तो बिलोंग कर ही रहा है, z बिलोंग करता है ZG में, तो ये भी बिलोंग करेगा ही करेगा ZG में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, अतः ZG g का एक प्रसामान्य उपसमूह है। या फिर आप इसको ऐसा बता सकते हो, XZ x का इनवर्स आया है, हमने प्रसामान्य का डेफिनेशन क्या पढ़ा है, प्रसामान्य डेफिनेशन के लिए अगर z ऑफ, ठीक है, z या फिर नॉर्मलाइजर के लिए n ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है, x, वो सभी x आ जाएंगे जो g से होंगे, ठीक है, और वो a से कम्युटेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि क्रम नियम को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए XZ x इनवर्स इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, z आ गया, z आ गया। अब दोनों साइड में x का मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो XZ x इनवर्स, यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे z x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करके e बन गए, तो XZ इक्वल टू ZX आ गया, प्रसामान्य रूप है ये, इसलिए यहाँ पे ये भी एक प्रसामान्य रूप है जो कि बिलोंग करता है z में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, अतः ZG क्या होगा, g का एक प्रसामान्य उपसमूह होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।